नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था सिंधु नदी तंत्र के बारे में, और सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल है इसके बारे में भी मैंने बताया था, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इस नदियों के बारे में बताना बाकी रह गया था। उसमें एक नदी के बारे में मैंने बताया था, झेलम नदी के बारे में। सिंधु नदी सिस्टम जो है, सिंधु रिवर सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें 5 बड़ी बड़ी नदियां हैं और इन नदियों की भी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। तो 5 मुख्य नदी का हम लोग पढ़ जाएंगे, मुख्य नदी के बारे में। अब देखिए, इसमें एक बात और है कि जितनी भी लेफ्ट साइड की नदी है, बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है, उनको सीरीज में आप याद रखिएगा, क्रम में याद रखिएगा। जैसे सिंधु नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, तो वो झेलम है, उसके बाद चेनाब है, उसके बाद रावी है, उसके बाद ब्यास है, उसके बाद सतलज है। उत्तर से दक्षिण भी पूछा जा सकता है या दक्षिण से उत्तर भी पूछा जा सकता है, तो उसको याद रखना है। मैप से मैंने समझाया था आप लोगों को, जैसे कि ये मान लीजिए सिंधु नदी है, ये सिंधु है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है और ये सतलज नदी है। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज और सिंधु नदी में ये सभी नदियां आकर के मिलती है। तो इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, सिंधु नदी में ये तो बाएं तरफ से मिल रही है, ये सभी नदियां बाएं तरफ से मिल रही है, तो दाहिने तरफ से भी कुछ नदियां आकर के मिलती है। जैसे एक नदी है ऊपर से आकर के मिलने वाली, इस नदी का नाम है श्योक, बहुत ही फेमस है, इसे याद रखना है, श्योक नदी। ये VVI है, इसे याद कर लेना है। उसके बाद एक है गिलगित, जास्कर, एक नदी है जास्कर। तो इन तीनों नदियों का नाम याद रखिएगा। ज़्यादातर इसी को याद रखेंगे, इन दोनों को नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। बहुत हाई लेवल की नौकरी की तैयारी करते हैं आप, जैसे PCS लेवल की तैयारी करते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा श्योक, गिलगित और जास्कर। और भी नदियां हैं जैसे कुर्रम है, काबुल है, वो सभी नदियां आकर के मिलती है। तो दाहिने साइड से श्योक नदी का नाम जरूर याद रखेंगे, बाएं तरफ से इन सभी नदियों का नाम याद रखेंगे। इसमें से मैंने झेलम नदी के बारे में बता दिया था पिछले वीडियो में। इसमें मैं बताऊंगा चेनाब नदी के बारे में, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। देखिए, अब ये जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी एग्जाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2-3 प्रश्न इसमें बार बार पूछे गए हैं। जैसे पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये याद रखिएगा कि ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगली बात, इसका स्रोत कहाँ है, ये कहाँ से निकलती है, तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है, तो एक बार देख लीजिए। ये हमारा जो एरिया है ये हिमाचल प्रदेश का है और यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बड़ा लच्चा दर्रा। तो याद रखेंगे कि इसका स्रोत कहाँ है, बड़ा लच्चा दर्रा। और ये बड़ा लच्चा दर्रा भी पूछा जाता है, तो कौन से राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, उसके बाद ये नदी 2 धाराओं में निकलती है, ये याद रखना है। चेनाब नदी 2 धाराओं में निकलती है। जैसे यहाँ से एक धारा ये हुआ, एक ये, तो यहाँ से निकलती है, तो इसका नाम होता है चंद्र। और यहाँ से जब निकलती है तो इसका नाम होता है भागा। और ये दोनों धारा मिलकर के क्या कहलाती है, चंद्रभागा।
चंद्रभागा। जब ये आगे बढ़ती है तो इसे कहा जाता है चेनाब। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चंद्रभागा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो चंद्रभागा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चेनाब नदी को जाना जाता है। इसकी लंबाई याद रख सकते हैं, लंबाई उतना महत्वपूर्ण नहीं है लंबाई, लेकिन इसे याद रख सकते हैं 960 किलोमीटर। ये 960 किलोमीटर लंबी है। लंबाई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इन नदियों की लंबाई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मतलब कभी कभार रेयर ऐसा हुआ कि इसमें पूछ दिया जाता है कि इनमें कौन बड़ी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी ऐसे करके है, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है। तो ऐसे ही लंबाई को देख लीजिएगा, 960 किलोमीटर लंबी है ये। और ये किस नदी में जाकर के मिलती है? तो ये सिंधु में जाकर के मिलती है। आगे देखते हैं, चिनाब के बाद एक नदी है रावी। रावी नदी, देखिए जो रावी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, इसका जो स्रोत है वो रोहतांग दर्रा, और ये भी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दर्रे को आप प्रीवियस पेपर बनाएंगे तो बार बार पूछा गया है कि रावी नदी कहाँ से निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, कुल्लू घाटी का निर्माण यही नदी करती है। कुल्लू घाटी का निर्माण, मतलब कुल्लू घाटी जो बनी हुई है उसके निर्माण में इस नदी का भूमिका है। और कुल्लू घाटी कौन से दो स्थानों के बीच में है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुल्लू घाटी किन दो स्थानों के बीच में है। तो याद रखेंगे, धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किन दो स्थानों के बीच में है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। ये जो रावी नदी है ये कुल्लू घाटी से बहती नहीं है, ये कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। इसकी लंबाई अगर याद रखना चाहेंगे तो लंबाई इसका याद रख सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर, इतनी बात याद रखिए। अच्छा, जो डैम की बात है, बांध, कि झेलम नदी पे कौन सा बांध है, चेनाब नदी पर कौन सा बांध है, रावी पर कौन सा बांध है, रंजीत सागर बांध, थीन बांध, ये सब जो बांध है, बांध के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही बात जानना है, डैम का जो भी वीडियो है, जैसे टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये सारा मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आगे देखेंगे, रावी के बाद नदी है ब्यास। नदी है ब्यास। अब ये जो ब्यास नदी है ये कहाँ से निकलती है, इसका सोर्स क्या है? तो ब्यास नदी जो निकलती है ये निकलती है रोहतांग दर्रे से ही। जहाँ से रावी निकलती है वहीं से ब्यास निकलती है, लेकिन ब्यास का जगह अलग है, उसी दर्रे में, रोहतांग दर्रे में, रोहतांग दर्रा में ब्यास कुंड, कुंड मतलब तालाब, तो ये ब्यास कुंड से निकलती है, इसे याद रखना है। अच्छा, सिंधु नदी में जितनी भी नदियाँ मिलती है उन सब में ये छोटी नदी है, याद रखेंगे। अच्छा, ये नदी कुल्लू घाटी से होकर बहती है, कुल्लू घाटी से होकर बहती है, इसे याद रखना है। ये VVI है, इसे याद कर जाएंगे आप। कुल्लू घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो ये कौन सी नदी है? ब्यास नदी। सिंधु नदी में मिलने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ब्यास नदी है, मतलब सिंधु नदी तंत्र का सबसे छोटी नदी है। ये नदी मिलती कहाँ, किस नदी में है? तो देखिए, ये है सतलज नदी और ये है ब्यास नदी। तो ये मानसरोवर से निकल रही है। मानसरोवर से कौन निकल रही है? सतलज। और ऊपर में ये ब्यास कुंड से निकल रही है, रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से।
और आगे आने के बाद पंजाब में एक जगह है कपूरथला। कपूरथला के निकट आकर के मिल जाती है पंजाब में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्यास नदी सतलज नदी में कहाँ मिलती है, तो कपूरथला के निकट। और यहाँ पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। यहाँ पर हरिके बैराज का निर्माण हुआ है यहाँ पर, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी सिंचाई नहर है, याद रखिएगा। ये हरिके बैराज से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर को किस किस नदियों से पानी प्राप्त होता है, तो आंसर क्या होगा? सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास का पानी प्राप्त होता है किस नदी को, किस नहर को? तो इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर की सबसे ज़्यादा लंबाई है राजस्थान में, इसलिए इसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है। और ये इस नहर से लाभ प्राप्त करने वाला जो राज्य है उसका नाम जरूर याद रखिएगा, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इतनी बातें पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं। अगला है सतलज नदी। सतलज नदी, देखिए सतलज नदी का लंबाई आप जरूर याद रखिएगा। सतलज नदी, देखिए मैं मैप पे थोड़ा दिखा दे रहा हूं। देखिए यहां मैंने बताया था कि ये एक एरिया है, मानसरोवर झील है, तिब्बत में मानसरोवर झील, और यहीं से निकलती है मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलती है सतलज नदी। मानसरोवर तो एक जगह है तिब्बत में, लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन इसका पूछा जाए कि मानसरोवर में कहाँ, तो राकसताल झील, याद रखेंगे। और ज़्यादातर राकसताल झील ही पूछा जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन इसका याद रखिएगा, लोकेशन इसका है राकस, या राक्षस भी बोल सकते हैं, राकसताल झील। तो ये राकसताल झील से निकलती है, मानसरोवर के राकसताल झील से। अगर जनरली पूछा जाए तो मानसरोवर से, एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो राकसताल झील। तो तीन नदियों के बारे में मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों कहाँ से निकलती है, तो तीनों निकलती है मानसरोवर झील से। अलग अलग लोकेशन भी मैंने बता दिया है। अच्छा, इसकी लंबाई जरूर याद रखिएगा, इसका लंबाई 1450 किलोमीटर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर याद रखेंगे। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। उत्तर पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर आपका होगा सतलज नदी। उत्तर और पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी है सतलज नदी, 1450 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, इस पर भी बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। उनके बीच में एक गोविंद सागर झील बना हुआ है, जलाशय। तो उसके बारे में मैं जब डैम पढ़ाऊंगा, बांध, तो उसमें मैं बता दूंगा। अभी आप इतनी ही बातें याद रखिएगा। ये सतलज नदी सभी नदियों का जल लेकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिला देती है, ये याद रखना है। कौन सी नदियाँ शामिल है इसके बारे में भी मैंने बताया था, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इस नदियों के बारे में बताना बाकी रह गया था। उसमें एक नदी के बारे में मैंने बताया था, झेलम नदी के बारे में। सिंधु नदी सिस्टम जो है, सिंधु रिवर सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसमें 5 बड़ी बड़ी नदियां हैं, और इन नदियों की भी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। तो 5 मुख्य नदी का हम लोग पढ़ जाएंगे, मुख्य नदी के बारे में। अब देखिए, इसमें एक बात और है कि जितनी भी लेफ्ट साइड की नदी है, बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है, उनको सीरीज में आप याद रखिएगा, क्रम में याद रखिएगा। जैसे सिंधु नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, तो वो झेलम है।
उसके बाद चेनाब है, उसके बाद रावी है, उसके बाद ब्यास है, उसके बाद सतलज है। उत्तर से दक्षिण भी पूछा जा सकता है या दक्षिण से उत्तर भी पूछा जा सकता है, तो उसको याद रखना है। मैप से मैंने समझाया था आप लोगों को, जैसे कि ये मान लीजिए सिंधु नदी है, ये सिंधु है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है और ये सतलज नदी है। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज और सिंधु नदी में ये सभी नदियाँ आकर के मिलती है। तो इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, सिंधु नदी में ये तो बाएं तरफ से मिल रही है, ये सभी नदियाँ बाएं तरफ से मिल रही है, तो दाहिने तरफ से भी कुछ नदियाँ आकर के मिलती है। जैसे एक नदी है ऊपर से आकर के मिलने वाली, इस नदी का नाम है श्योक, बहुत ही फेमस है, इसे याद रखना है, श्योक नदी। ये VVI है, इसे याद कर लेना है। उसके बाद एक है गिलगित, गिलगित, जास्कर, एक नदी है जास्कर, जास्कर। तो इन तीनों नदियों का नाम याद रखिएगा। ज़्यादातर इसी को याद रखेंगे, इन दोनों को नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। बहुत हाई लेवल की नौकरी की तैयारी करते हैं आप, जैसे PCS लेवल की तैयारी करते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा श्योक, गिलगित और जास्कर। और भी नदियां हैं जैसे कुरम है, काबुल है, वो सभी नदियां आकर के मिलती है। तो दाहिने साइड से श्योक नदी का नाम जरूर याद रखेंगे, बाएं तरफ से इन सभी नदियों का नाम याद रखेंगे। इसमें से मैंने झेलम नदी के बारे में बता दिया था पिछले वीडियो में। इसमें मैं बताऊंगा चेनाब नदी के बारे में, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। देखिए, अब ये जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी एग्जाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2-3 प्रश्न इसमें बार बार पूछे गए हैं। जैसे पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये याद रखिएगा कि ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगली बात, इसका स्रोत कहाँ है, ये कहाँ से निकलती है, तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है तो एक बार देख लीजिए। ये हमारा जो एरिया है ये हिमाचल प्रदेश का है और यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बड़ा लच्चा दर्रा, बड़ा लच्चा दर्रा। तो याद रखेंगे कि इसका स्रोत कहाँ है, बड़ा लच्चा दर्रा। और ये बड़ा लच्चा दर्रा भी पूछा जाता है तो कौन से राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, उसके बाद ये नदी 2 धाराओं में निकलती है, ये याद रखना है। चेनाब नदी 2 धाराओं में निकलती है। जैसे यहाँ से एक धारा ये हुआ, एक ये, तो यहाँ से निकलती है तो इसका नाम होता है चंद्र, इसका नाम होता है चंद्र। और यहाँ से जब निकलती है तो इसका नाम होता है भागा। और ये दोनों धारा मिलकर के क्या कहलाती है, चंद्रभागा, चंद्रभागा। जब ये आगे बढ़ती है तो इसे कहा जाता है चेनाब। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चंद्रभागा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो चंद्रभागा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, चेनाब नदी को जाना जाता है। इसकी लंबाई याद रख सकते हैं, लंबाई उतना महत्वपूर्ण नहीं है लंबाई, लेकिन इसे याद रख सकते हैं 960 किलोमीटर। ये 960 किलोमीटर लंबी है। लंबाई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इन नदियों की लंबाई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मतलब कभी कभार रेयर ऐसा हुआ कि इसमें पूछ दिया जाता है कि इनमें कौन बड़ी है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी ऐसे करके है, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है। तो ऐसे ही लंबाई को देख लीजिएगा, 960 किलोमीटर लंबी है ये। और ये किस नदी में जाकर के मिलती है, तो ये सिंधु में जाकर के मिलती है। आगे देखते हैं, चेनाब के बाद
चेनाब के बाद एक नदी है रावी, रावी नदी। देखिए जो रावी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, इसका जो स्रोत है वो रोहतांग दर्रा, और ये भी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दर्रे को आप प्रीवियस पेपर बनाएंगे तो बार बार पूछा गया है कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, और ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, कुल्लू घाटी का निर्माण यही नदी करती है, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी का निर्माण, मतलब कुल्लू घाटी जो बनी हुई है उसके निर्माण में इस नदी का भूमिका है। और कुल्लू घाटी कौन से दो स्थानों के बीच में है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुल्लू घाटी किन दो स्थानों के बीच में है, तो याद रखेंगे धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किन दो स्थानों के बीच में है, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। ये जो रावी नदी है ये कुल्लू घाटी से बहती नहीं है, ये कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। इसकी लंबाई अगर याद रखना चाहेंगे तो लंबाई इसका याद रख सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर, इतनी बात याद रखिए। अच्छा, जो डैम की बात है, बांध, कि झेलम नदी पे कौन सा बांध है, चेनाब नदी पर कौन सा बांध है, रावी पर कौन सा बांध है, रंजीत सागर बांध, थीन बांध, ये सब जो बांध है, बांध के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही बात जानना है, डैम का जो भी वीडियो है, जैसे टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये सारा मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आगे देखेंगे रावी के बाद नदी है ब्यास, नदी है ब्यास। अब ये जो ब्यास नदी है ये कहाँ से निकलती है, इसका सोर्स क्या है, तो ब्यास नदी जो निकलती है ये निकलती है रोहतांग दर्रे से ही, जहाँ से रावी निकलती है वहीं से ब्यास निकलती है, लेकिन ब्यास का जगह अलग है, उसी दर्रे में, रोहतांग दर्रे में, रोहतांग दर्रा में ब्यास कुंड, कुंड मतलब तालाब, तो ये ब्यास कुंड से निकलती है, इसे याद रखना है। अच्छा, सिंधु नदी में जितनी भी नदियाँ मिलती है उन सब में ये छोटी नदी है, याद रखेंगे। अच्छा, ये नदी कुल्लू घाटी से होकर बहती है, कुल्लू घाटी से होकर बहती है, इसे याद रखना है। ये VVI है, इसे याद कर जाएंगे आप। कुल्लू घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो ये कौन सी नदी है, ब्यास नदी। सिंधु नदी में मिलने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो ब्यास नदी है, मतलब सिंधु नदी तंत्र का सबसे छोटी नदी है। ये नदी मिलती कहाँ, किस नदी में है, तो देखिए ये है सतलज नदी और ये है ब्यास नदी। तो ये मानसरोवर से निकल रही है, मानसरोवर से कौन निकल रही है, सतलज, और ऊपर में ये ब्यास कुंड से निकल रही है, रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से। और आगे आने के बाद पंजाब में, आगे आने के बाद पंजाब में एक जगह है कपूरथला, कपूरथला, कपूरथला के निकट आकर के मिल जाती है पंजाब में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्यास नदी सतलज नदी में कहाँ मिलती है, तो कपूरथला के निकट। और यहाँ पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है, यहाँ पर हरिके बैराज, हरिके बैराज का निर्माण हुआ है यहाँ पर, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी सिंचाई नहर है, याद रखिएगा। ये हरिके बैराज से निकलती है, इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकलती है।
अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर को किस किस नदियों से पानी प्राप्त होता है, तो आंसर क्या होगा? सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास का पानी प्राप्त होता है किस नदी को, किस नहर को? तो इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर की सबसे ज़्यादा लंबाई है राजस्थान में, इसलिए इसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है। और ये इस नहर से लाभ प्राप्त करने वाला जो राज्य है उसका नाम जरूर याद रखिएगा, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इतनी बातें पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं। अगला है सतलज नदी। सतलज नदी, देखिए सतलज नदी का लंबाई आप जरूर याद रखिएगा। सतलज नदी, देखिए मैं मैप पे थोड़ा दिखा दे रहा हूं। देखिए यहां मैंने बताया था कि ये एक एरिया है, मानसरोवर झील है, तिब्बत में मानसरोवर झील, और यहीं से निकलती है मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलती है सतलज नदी। मानसरोवर तो एक जगह है तिब्बत में, लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन इसका पूछा जाए कि मानसरोवर में कहाँ, तो राकस ताल झील, याद रखेंगे। और ज़्यादातर राकस ताल झील ही पूछा जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन इसका याद रखिएगा, लोकेशन इसका है राकस, या राक्षस भी बोल सकते हैं, राकस ताल झील। तो ये राकस ताल झील से निकलती है, मानसरोवर के राकस ताल झील से। अगर जनरली पूछा जाए तो मानसरोवर से, एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो राकस ताल झील। तो 3 नदियों के बारे में मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों कहाँ से निकलती है? तो तीनों निकलती है मानसरोवर झील से। अलग अलग लोकेशन भी मैंने बता दिया है। अच्छा, इसकी लंबाई जरूर याद रखिएगा, इसका लंबाई 1450 किलोमीटर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर याद रखेंगे। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। उत्तर पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर आपका होगा सतलज नदी। उत्तर और पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी है सतलज नदी, 1450 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, इस पर भी बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, उनके बीच में एक गोविंद सागर झील बना हुआ है, जलाशय। तो उसके बारे में मैं जब डैम पढ़ाऊंगा, बांध, तो उसमें मैं बता दूंगा। अभी आप इतनी ही बातें याद रखिएगा। ये सतलज नदी सभी नदियों का जल लेकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिला देती है, ये याद रखना है। तो यहाँ तक था आपका सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो गंगा नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ना है। बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, वो सभी नदियों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे कि गंगा नदी किन किन धाराओं के मिलने से बनी है। ये जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम। आप इस पूरे व्हाइट बोर्ड को मान लीजिए उत्तराखंड, क्योंकि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। इस पूरे व्हाइट बोर्ड को आप मान के चलेंगे कि ये उत्तराखंड का एक क्षेत्र है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसके बारे में। देखिए, यहाँ एक क्षेत्र है, इसे ग्लेशियर बोलते हैं, ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर। तो गोमुख से जब ये निकलती है, मतलब वहाँ से जब शुरू होती है, तो वहाँ पर गंगा नदी को मतलब जाह्नवी कहा जाता है। जाह्नवी, जाह्नवी या जाह्नवी। गोमुख में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? जाह्नवी के नाम से। जब ये गोमुख से आगे बढ़ती है, गोमुख से जब ये आगे बढ़ती है तो इसे कहा जाता है भागीरथी। क्या कहा जाता है दोस्तों?
भागीरथी, याद रखिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। गोमुख नदी को गोमुख ग्लेशियर से जब ये निकलती है तो आगे बढ़ने के बाद इसे भागीरथी कहा जाता है। और भागीरथी में एक नदी आकर के मिलती है, यहाँ से एक नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है भिलंगना। भिलंगना। तो भागीरथी और भिलंगना के मिलने से एक संगम का निर्माण होता है। नदियाँ जहाँ पर भी मिलेगी वहाँ संगम का निर्माण होगा। यहाँ पे एक संगम बनता है जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है और उसे कहा जाता है गणेश प्रयाग। तो इसे याद रखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग। तो अगर पूछा जाए कि गणेश प्रयाग का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से हुआ है, तो भागीरथी और भिलंगना। और यहीं पर ये नदियाँ जहाँ मिलते हैं यहाँ पर एक डैम बना दिया गया है। इस डैम का नाम है टिहरी बांध, टिहरी डैम, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध किस नदियों के मिलने से बना है? भागीरथी और भिलंगना के मिलने से बना है। मतलब वहाँ पे बनाया गया है, याद रखिएगा, वहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम है। जनरली भागीरथी का ही नाम दिया जाता है, लेकिन इन दोनों नदियाँ जहाँ पर आकर मिलती है वहाँ पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। आगे ये नदी भागीरथी के नाम से ही आगे बढ़ती है, भागीरथी के नाम से ही आगे बढ़ती है। अब इधर देखिए, यहाँ दो ग्लेशियर आपको मिलेंगे, एक ये है और ये एक ग्लेशियर ये है। इस ग्लेशियर का नाम है संतोपंथ। संतोपंथ। और एक ग्लेशियर यहाँ है, इसका नाम है मिलाम। तो यहाँ से भी दो धाराएं शुरू होती है। एक धारा संतोपंथ ग्लेशियर से शुरू होती है और दूसरी धारा मिलाम से शुरू होती है। यहाँ से इस धारा से जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। ये सभी जगह उत्तराखंड में ही है, मिलाम, संतोपंथ और गोमुख। मिलाम से जो धारा निकलती है, मिलाम से जो धारा निकलती है, इसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। विष्णु गंगा कहाँ से निकलती है? संतोपंथ है। और मिलाम कहाँ से निकलती है? धौली गंगा। मिलाम से कौन निकलती है? धौली गंगा। जब ये दोनों आकर के मिलती है तो यहाँ भी एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। तो यहाँ बनेगा एक प्रयाग बनेगा, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है, विष्णु प्रयाग के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसे कहा जाता है अलकनंदा। विष्णु प्रयाग के बाद जब ये दोनों नदियां मिल करके आगे बढ़ती है तो इसे क्या कहा जाता है? अलकनंदा। इधर से एक नदी आकर के इसमें मिलती है, इस नदी का नाम है नंदका। इस नदी का नाम है नंदका। और यहां भी एक प्रयाग का निर्माण करती है, इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग का निर्माण किन किन नदियों के मिलने से हुआ है? अलकनंदा और नंदका नदी के मिलने से हुआ है। उसके बाद अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो एक नदी आकर के मिलती है यहां से, इस नदी का नाम है पिंडार। इस नदी का नाम है पिंडार। जब यहां आकर के मिलती है तो यहां भी एक संगम का निर्माण होता है। इस संगम का नाम दिया गया है कर्णप्रयाग।
कर्णप्रयाग। और उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इधर से भागीरथी, और ये कौन सी मुख्य नदी की धारा है? अलकनंदा। तो ये अलकनंदा जब आगे बढ़ती है और ये नदी जब आगे बढ़ती है तो ये दोनों आपस में मिल जाती है, और दोनों जब आपस में मिलती है तो ये कौन सी नदी है? ये है अलकनंदा। अलकनंदा। और ये नदी है भागीरथी। भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है वहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसका नाम है देवप्रयाग। इसका नाम क्या है? देवप्रयाग। तो ये जितने भी प्रयाग मैंने बताया है नदियों के संगम पर, आप याद रखेंगे ये सभी के सभी उत्तराखंड में है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से ये अलकनंदा नदी है और ये कौन सी है? भागीरथी। यहाँ से अब ये नदी जब निकलेगी तो ये गंगा के रूप में निकलेगी। अब यहीं से इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? गंगा नदी। तो गंगा नदी जब यहाँ से निकलती है तो यहाँ के बाद अब ये उत्तराखंड में इंटर कर जाएगी। यहाँ के बाद ये चली गई अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड के बाद ये नदी कहाँ चली जाएगी? उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे पहले बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में इंटर करती है, प्रवेश करती है? तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहाँ पर जब तक ये धाराएं हैं, ये जब तक पहाड़ों में चलती है तब तक ये 3 नामों से गोमुख, जानवी, विष्णुगंगा, धौलीगंगा के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ से पूछ सकता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो जनरली आप बोल सकते हैं गोमुख से, लेकिन अगर ऑप्शन में गोमुख नहीं होगा तो क्या बताएंगे? संतोपंथ से निकलती है। अगर वो भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या बताएंगे? मिलाम। तीनों में से कोई भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में तीनों होगा तो तीनों कभी नहीं होगा, बेवकूफ़ थोड़े है वो। तो यहाँ पर ज़्यादातर आप गोमुख ही याद रखेंगे। कभी कभार ऐसा करता है कि गोमुख ऑप्शन में नहीं देता है तो आंसर कर लेंगे संतोपंथ, ये पूछा जाता है। अब देखिए, अब ये जितना भी मैं बताया हूं फिर से इसे मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए, गोमुख एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में, गोमुख, जहां इस नदी को जानवी के नाम से जानते हैं। जानवी जब आगे बढ़ती है तो इसे भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी में एक नदी आकर के मिल रही है, भिलंगना। तो एक प्रयाग का निर्माण हो रहा है और उस प्रयाग का नाम है गणेश प्रयाग। उसके बाद ये भागीरथी नदी आगे बढ़ती है। उसके बाद मैं इधर दिखा रहा हूं कि एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपंथ, और उसके बाद एक ग्लेशियर यहाँ है जिसका नाम है मिलाम। तो यह है संतोपंथ और यह है मिलाम। संतोपंथ से जो नदी निकलती है उसका नाम है विष्णुगंगा। मिलाम से जो नदी निकलती है उसका नाम है धौलीगंगा। दोनों जब जहाँ आकर मिलती है वहाँ पर एक संगम बनता है, प्रयाग का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। अलकनंदा नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदका। तो यहाँ एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे नंद प्रयाग कहा जाता है। नंद प्रयाग के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है, नंद प्रयाग के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा, तो एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडार। तो यहाँ किस प्रयाग का निर्माण होता है? कर्ण प्रयाग। ये VVI है, इसे याद रखिएगा कि कर्ण प्रयाग का निर्माण किन 2 नदियों के मिलने से हुआ है? तो अलकनंदा और पिंडार। उसके बाद जब ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो इधर से भागीरथी नदी आकर मिल जाती है। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से VVI है, ये इसे याद रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से यहाँ देव प्रयाग का निर्माण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसे याद रखना है। अब यहाँ से गंगा नदी भूमि पर प्रवेश करती है। हरिद्वार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? भूमि में प्रवेश करती है, और वहीं से इसका नाम हो जाता है गंगा।
और वहाँ से उत्तराखंड के बाद ये इंटर करती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में और वहाँ से उत्तर प्रदेश में बहती है। अब मैं आपको मैप से दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मतलब वो किस किस राज्य में होकर बहती है, कौन कौन सी नदी आ करके इसमें मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो में ही इसे क्लियर कर लिया जाए। इस वीडियो में आप इतना ही समझिए, इसके बाद मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी नदी कहाँ से आकर गंगा नदी में मिलती है, बाएं तरफ से कौन कौन सी आ रही है और दाएं तरफ से कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है। तो आगे का नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था गंगा नदी के बारे में, और गंगा नदी कहाँ से निकलती है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 3900 किलोमीटर ऊंचाई पर कुछ ग्लेशियरों को मैंने बताया था, जैसे मिलाम ग्लेशियर, एक संतोपंत ग्लेशियर और एक बताया था गोमुख ग्लेशियर। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद मैंने बताया था कि एक तरफ से अलकनंदा नदी आती है और दूसरी तरफ से भागीरथी नदी आती है। दोनों के मिलने के बाद देवप्रयाग का निर्माण होता है और देवप्रयाग के बाद ये नदी गंगा के नाम से हरिद्वार में प्रवेश करती है। उसके बाद उत्तराखंड से बाहर निकलती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। तो थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं कि ये कौन कौन से राज्य में जाती है। 5 राज्यों से होकर बहती है, जैसे यह हमारा इंडिया है और यहाँ उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, उसके बाद ये बिहार है, बिहार के बाद ये झारखंड है, झारखंड के बाद ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो देखिए, ये याद रखना है, ये उत्तराखंड, यूपी, उसके बाद ये आपका बिहार, ये झारखंड और ये पश्चिम बंगाल। अब यहाँ से निकलती है गंगा नदी, यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, मतलब वहाँ से सीधे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि दोनों तरफ से नदियाँ आकर के मिलती है। कुछ नदियाँ इधर से आकर के मिलती है ऊपर से, तो उसे कहा जाता है कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदी, उसे कहा जाता है बाएं तरफ से मिलने वाली नदी। और कुछ नदियाँ इधर से जा कर के मिलती है, इधर से, तो इसे कहा जाता है दाएं तरफ से मिलने वाली नदी। एक बात याद रखेंगे कि गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की टोटल लंबाई अगर देखा जाए तो गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। केवल भारत में 2500 किलोमीटर है। केवल भारत में कितना है, 2500 किलोमीटर। अब क्या है कि 25 किलोमीटर ये कहाँ बहती है, तो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा। ये बात याद रखिएगा, गंगा नदी को कहा जाता है बांग्लादेश में पद्मा। ये BVI है। अब क्या है कि गंगा नदी में जितनी भी नदियाँ मिलती है उन्हें बारी बारी से देखते हैं। इसे जूम करके देखते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, कौन से राज्य में है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई
ये कौन से राज्य में है? तो ये है यूपी में, याद रखिएगा 1140 किलोमीटर। गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, इसे याद रखना है 1140 किलोमीटर, मतलब आप 1100 किलोमीटर याद रखिए। उसके बाद सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई कहाँ है? तो सबसे कम लंबाई इसकी है झारखंड में। झारखंड में कितना है? मात्र 100 किलोमीटर। ऐसे 99 किलोमीटर है, लेकिन 100 किलोमीटर लेके चलिए, 100 किलोमीटर है। तो अब इसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में जब आती है तो कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है। देखिए, इस बोर्ड को आप मान लेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, यहाँ से इंटर करती है गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ से इंटर करती है और ये उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब देखिए, जब ये चलती है तो इस तरफ क्या, इस तरफ जो एरिया आप देख रहे हैं ऊपर की ओर, ये उत्तर का एरिया है, नॉर्थ का है, बाएं साइड का एरिया है। तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, और नीचे से जो नदी जाकर के मिलेगी उसे दाहिने साइड की नदी कहा जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, गंगा नदी में बाएं तरफ से कौन सी नदी नहीं मिलती है, या दाएं तरफ से कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो इसे याद रखना है। अब देखिए, सभी नदियों को बारी बारी से देखते हैं, देखते रहिए इसे। एक नदी आती है यहाँ से, उत्तराखंड से ही एक नदी निकल के आती है, और सबसे पहले बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है, इसके नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। ये उत्तराखंड से ही निकलती है, और यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हरदोई। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है हरदोई, वहाँ पर आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा में पहली नदी है। उसके बाद एक और नदी आकर के मिलती है गंगा नदी में, ये भी बाएं तरफ से मिलती है। ये, इस नदी का नाम है गोमती। गोमती नदी निकलती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट जिला है वहाँ पर यूपी में, वहाँ से निकलती है गोमती नदी, और यहाँ बनारस में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ये भी याद रखिएगा। एक नदी है शारदा, एक शारदा नदी है, और एक और नदी इधर से आती है राप्ती, यानी घाघरा बोलते हैं, घाघरा की सहायक नदी है। तो देखिए, ये शारदा नदी है, ये है घाघरा नदी। शारदा और घाघरा नदी मिलती है, यह घाघरा। तो शारदा और घाघरा नदी मिलके एक नदी का निर्माण करती है, एक नदी बनती है जिसका नाम है सरयू। सरयू। शारदा नदी एक तरफ से आती है और एक तरफ से कौन सी नदी आ रही है? घाघरा। दोनों जब मिलती है तो उत्तर प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? सरयू के नाम से जानते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, और ये बिहार के छपरा जिले में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद एक नदी है गंडक। ये गंडक नदी है, नेपाल से निकल के आती है और ये पटना के नज़दीक में आकर के मिल जाती है। ये छपरा है बिहार में, वहाँ के मिलती है, और ये गंडक पटना में आकर के मिलती है। एक और नदी है, इस नदी का नाम है कोसी। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। ये दोनों नेपाल से ही आती है, ये दोनों नेपाल से निकल करके आती है, और नेपाल से आने के बाद ये कोसी नदी बिहार में
बिहार में एक जिला है जिसका नाम है पूर्णिया, तो बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। उसके बाद एक और नदी है, इस नदी का नाम है महानंदा। महानंदा नदी के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये दाहिने तरफ से बाएं तरफ से गंगा नदी में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। बाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली सबसे पहली नदी रामगंगा है, और गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक, सौरो रिवर ऑफ बिहार, क्योंकि ये नदी हर साल अपना रास्ता बदल लेती है, रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। तो ये उत्तरी बिहार में ज़्यादा बाढ़ लाने का काम करती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा नदी कटिहार जिले में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इतनी बातें समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है। मुख्य नदी मतलब कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में, सबसे कम लंबाई झारखंड में है। यहाँ से एक नदी निकल के आती है, मतलब ये उत्तराखंड से ही निकल के आती है, ये उत्तराखंड से ही निकल के आती है, और उत्तर प्रदेश के देवप्रयाग नहीं, प्रयाग में इस नदी का नाम है यमुना। इस नदी का नाम है यमुना, और ये यहाँ पर है प्रयाग, बनारस के पहले यहाँ पर प्रयाग में मिल जाती है। और प्रयाग में मिलने के बाद आगे पड़ेगा, यहाँ से आगे यहाँ आएंगे तो ये प्रयाग में आकर के मिल जाती है। तो यमुना नदी दाहिने तरफ से गंगा में मिलती है, याद रखिएगा, ये दाहिने तरफ की नदी है, गंगा मिल रही है। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है पुनपुन। ये कौन सी नदी है? पुनपुन। ये भी मध्य प्रदेश के पहाड़ियों से निकलती है। तो बस इसमें यही याद रखना है कि कौन बाएं तरफ से मिल रही है और कौन दाहिने तरफ से मिलती है। तो ये यमुना है और ये पुनपुन है। पुनपुन के बाद एक और नदी है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी पटना के नज़दीक में गंगा नदी में जाकर के मिलती है। ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश यानी कि अब छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के आती है सोन नदी, और दाहिने तरफ से जाकर के किस नदी मिलती है? गंगा नदी में पटना के नज़दीक मिलती है। एक नदी और है जिसका नाम है दामोदर। ये निकलती है यहाँ से, और यहाँ से निकलने के बाद ये जा कर के मिलती है दाहिने तरफ से दामोदर। ये निकलती है छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर पठार। तो ये नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और जाकर के गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, दामोदर नदी है, और ये पश्चिम बंगाल में जाकर के मिलती है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में कि गंगा नदी में दोनों तरफ से मिलने वाली नदियाँ कितनी हैं। इन सब की सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं सोन की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, ऐसे ही और भी नदियों की सहायक नदियाँ हैं। तो मुख्य जो नदी है उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बातें हम लोग जान लेंगे। अब देखिए, अब जैसे ही ये नदी, ये रिवर जैसे ही यहाँ पहुँचती है, तो थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ कि जब पश्चिम बंगाल में पहुँचती है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल में पहुँचती है, जैसे ये गंगा नदी है आ रही है और ये पश्चिम बंगाल में पहुँच रही है, तो यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है फरक्का बांध। फरक्का बांध, और यहाँ से ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। यहाँ से एक धारा इधर चली जाती है और एक धारा इधर चली जाती है। तो इसी को बांग्लादेश में क्या कहता है? यहाँ से ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, तो इसे कहा जाता है पद्मा। ये एरिया बांग्लादेश का है, आप मैप में देखेंगे। और ये जो नदी है इसका नाम है हुगली।
इस नदी का नाम है हुगली। तो गंगा के ही दोनों धाराएं हैं, हुगली और पद्मा। तो बांग्लादेश में जब गंगा नदी की मुख्य धारा निकल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? पद्मा। और एक धारा इधर निकल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? हुगली। यहाँ पर पड़ता है कोलकाता शहर। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से दामोदर नदी जाती है। मैंने बताया था अभी दामोदर नदी दाहिने से मिलती है, तो यहाँ से दामोदर नदी जाती है और दामोदर नदी कोलकाता शहर में, दामोदर नदी कोलकाता शहर में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाने का काम करती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है। इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, सौरो रिवर ऑफ बंगाल। तो याद रखिएगा, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। देखिए, दामोदर नदी जहाँ से निकलती है छोटानागपुर के पठार से, वहाँ से मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा कोयला का क्षेत्र है, इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। ये पठारी क्षेत्रों से होकर बहती है और बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो कचरा है वो सब इस नदी में डाला जाता है। तो इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। देखने में ये सिर्फ जीवित है, लेकिन इसमें जीव जंतु बहुत ना के बराबर पाए जाते हैं। तो जैविक मरुस्थल के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है, दामोदर नदी को। तो इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, भागीरथी के नाम से गंगा उत्तराखंड में जानी जाती है, उत्तर प्रदेश में गंगा के नाम से, बिहार में गंगा के नाम से, झारखंड में गंगा के नाम से। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जैसे ही पहुँचती है तो हुगली और भागीरथी दोनों के नाम से जानी जाती है। तो इतनी बातें आपको याद रखना होगा। अब बारी बारी से गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे यमुना नदी है, उसके बाद आपका सोन नदी है, दामोदर नदी। तो देखिए, थोड़ी थोड़ी बातें इसमें जान लीजिए। अब चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यमुना नदी के बारे में। देखिए, ये गंगा नदी है, तो इसमें एक नदी जा कर के मिलती है, यहाँ से नीचे से ये उत्तराखंड से ही निकलती है और जा कर के मिलती है प्रयाग में, यानी प्रयागराज में। प्रयाग का निर्माण करती है। इस नदी का नाम है यमुना। यमुना। और यमुना में नदी आकर के मिलती है चंबल, चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, केन, सिंध। इन सभी नदियों का नाम जरूर याद रखिएगा, रट जाइएगा आप। ये VVI है, ये बहुत बार पूछा गया है। चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदी है? सिंध किसकी सहायक? सिंधु नहीं, सिंध। तो इसे याद रखना है, चंबल, बेतवा, केन, सिंध किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है यमुना की। ये सभी नदियां मालवा के पठार से निकलती है। चंबल, बेतवा, केन, सिंध। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। मतलब कहने का है कि एक ऐसा क्षेत्र का निर्माण करती है जो एक गहरे मतलब समतल जमीन को बहुत ज़्यादा गहरा बनाने का काम करती है। और भी याद रखेंगे कि मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा याद रखेंगे, एक बार देख लीजिएगा, शायद बेतवा को भी कहा जाता है। अब क्या है कि यहाँ पर यमुना की लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ यमुना की लंबाई कितनी है? तो ये 1379 किलोमीटर, याद रखिएगा। 1370 भी कहीं कहीं देगा। 1379 किलोमीटर यमुना की टोटल लंबाई है और यह गंगा में दाहिने तरफ से मिलती है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखिएगा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और इसकी यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल, चंबल के बाद बेतवा, केन, सिंध।
उसके बाद एक और नदी आती है, ये नदी है सोन। सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक, और ये उल्टा बहती है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उल्टा बहती है। पूछा जाता है कि कौन सी नदी गंगा में ऐसी, मतलब गंगा में मिलने वाली ऐसी नदी है जो उल्टा बहती है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो ये कौन सी नदी है? यह है सोन नदी। ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और गंगा नदी में जाकर के मिलती है। इसकी लंबाई 565 किलोमीटर, कहीं कहीं कुछ ज़्यादा दिया रहेगा, उसे देख लेना है। 565 किलोमीटर याद रखेंगे। अब क्या है कि उसके बाद जो नदी है उसका नाम है दामोदर। ये दाहिने तरफ से जाकर के मिलती है। बंगाल का शोक कहा जाता है इसे, क्योंकि बंगाल में बाढ़ लाने का काम करती है। इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है तथा इसे भारत का कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी प्रोजेक्ट जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड का संयुक्त प्रोजेक्ट है, मतलब जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो इतनी बातें आज के वीडियो में आप याद रखेंगे। बाकी की जो बातें हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।